वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखते हुए जावेद राना साहब, शफायत खान साहब, मौलाना सईद साहब, मियाँ महफूज साहब, शाहनवाज साहब, सदर मोहतरम जो महफिल की सदारत कर रहे हैं, कमर साहब, मौलाना अकरम साहब, दूसरे जितने भी हमारे मौजूद बुजुर्गान यहाँ पर बैठे हैं, मसूद साहब की ज़ात पर बात करने के लिए आज मुझे दूसरी बार मौका मिला, लेकिन हर बार जो है वो प्यास ही रही कि मुकम्मल बात नहीं कर पाए। मैं उम्मीद करूंगा मैं सिर्फ चंद जो मेरे जिंदगी के औकात उनके साथ गुजरे हैं वो आपके साथ शेयर करूं, और मुझे लगता है कि मकसद वही है। वैसे अगर उनकी ज़ात पर बात की जाए तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि उड़ाए कुछ वर्क, लाले ने कुछ नरगस ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। तो उसको समेटना मेरे बस का रोग नहीं है। और जो ऑर्गेनाइजेशन यहां पर ये फंक्शन कर रही है, गो के उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के आगे रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो मेरी नजर में एजुकेशन माहिर तालीम कभी रिटायर हो ही नहीं सकता, जिसकी जिंदा मिसाल हमारे पास नजीर कुरैशी साहब जो भी उठ के गए। मुझे लगता अभी भी अगर उनको स्टेज पर रहने दिया जाता तो कई घंटे गुजर जाते तो वो उनकी जो है रवानी वो खत्म ना होती। तो ऐसे जैसे जो माहिर तालीम लोग, जुबान वाले लोग, उनके सामने वैसे भी लब कुशाई करना जो है मेरे बस का रोग नहीं। पहले मैं ये बताऊं, चंद माह कबल मसूद साहब की रोहलत से पहले मैं उनके पास मुलाकात के लिए गया। मुझे एक खास शफकत थी उनके साथ, उनको शफकत थी मेरे साथ। उसकी वजूहात कुछ खास थी। एक तो मेरे वालिद के साथ जो है उनका ताल्लुक था, और मेरा अपना ये मानना है, ये हदीस भी एक हदीस पाक का मफहूम है। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमारे वालिदैन के गुजर जाने के बाद हम कौन सा बेहतरीन तोहफा उनको पेश कर सकते हैं। यहां पर उलमा हज़रात बैठे, मेरे वालिद बाहयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अलबत्ता उनकी जिंदगी में ही मैं इसको अपनाने की कोशिश करता हूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके वालिदैन के जो दोस्त हैं उनके साथ तुम वैसा ही हुस्न सलूक करो जैसा वो अपनी जिंदगी में किया करते थे। यह उनके लिए एक बेहतरीन जो है तोहफा रहेगा। तो उसी चीज में मेरे पास, मेरे जहन के अंदर एक बात थी कि मसूद साहब के साथ हमारे वालिद के ताल्लुकात हैं, तो मैं वक्तन फक्तन उनके साथ मिलता रहता था। इयादत की गरज से गया। जब इयादत की गरज से गया तो उन दिनों वो काफी अलील हो चुके हुए थे बीमारी की वजह से। राणा साहब से फोन करके मैंने मालूम किया तो इन्होंने बताया कि नहीं कि आप जाएं, आपके साथ वो मुलाकात करेंगे। जब उन्होंने मुझे देखा तो मैंने देखा वक्त का एक जर्नल आज किस मजबूरी के साथ करवट पलट रहा है। वहां यह चीज खुली कि जिंदगी कितनी नापायदार है। जिंदगी और मौत के बारे में जहां पर चकबस नारायण कहते हैं, जिंदगी क्या है अनासर में ज़ुहूर तरतीब, और मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। यानी जब तक आपके ये अंग जो है ये चलते हैं तो जिंदगी है, जब इनका चलना बंद हो गया, काम करना बंद हो गया तो मौत है। लेकिन रूहानी एतबार से कहा जाता है कि मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, वो हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। ये हमारा ईमान भी है कि रूह जिंदा है। अलबत्ता नापायदारी और जिंदगी से आगे का सफर कितना है कि जिंदगी से अदम तक, नफ्स से चंद की है राह, दुनिया से गुजरना सफर ऐसा है का। तो मैंने जब उनको देखा, खैर काफी उसी तरीके से शफकत से उन्होंने मेरे साथ बात की। मेरा उनके साथ डायरेक्ट जो राब्ता हुआ वो 2004-05 में हुआ, जब राजौरी के अंदर बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। शफायत साहब, मैं चूंकि जर्नलिज्म किया करता था, हमारे एक दोस्त हैं भाई जफर चौधरी साहब,
शाहिद साहब के भाई हैं, उन्होंने मुझे वहां से फोन किया, मसूद साहब रजौरी में आ रहे हैं, फाउंडर वाइस चांसलर बनाए गए हैं, तो शफीक साहब ये आपको फोन भी करेंगे तो आप इससे मिल लेना, क्योंकि मैं उस वक्त लिखा करता था। तारुफ तो मुझे पहले ही अपने वालिद ने दिया हुआ था। तो खैर जब उनका फोन आया तो मेरे लिए बाइसे गनीमत और मेरे लिए एक किस्म की फख्र की बात कि मेरे वालिद के दोस्त, और मैं यहां पर पहुंचा हूं कि ये मुझे फोन कर रहे हैं। बल्कि बातचीत हुई जो है रस्मन, उसके बाद मेरा इनके साथ मिलना जुलना। मैंने एक चीज महसूस की, आप तो वो लोग हैं जो लोग पले बड़े हैं उनके खानदान के साथ, या आपके बुजुर्ग उनके साथ रहे हैं। मसूद साहब जब मौज में हुआ करते थे, होते थे यानी बड़े सुकून में, तब अमूमी तौर पर वो गोजरी में बात किया करते थे। आप लोगों ने भी मुलाहिजा किया होगा, पसंद करते थे। लेकिन जब किसी बात पर थोड़ी सी उनको सख्ती आ जाती लहजे में, तो दो चार जुमले जो है उर्दू में भी झाड़ दिया करते थे। एक बार का वाकया है, आप देखिए कि मैंने कैसे इनसे जो है जिंदगी मेरी बदल गई। मैं सुबह जागने में काफी जो था सुस्त था। मसूद साहब की जिस दिन मौत हुई उस दिन मैंने ये वाकया लिखा भी था। तो मैं अब जर्नलिज्म करता था, तो 2005 या 6 का वाकया है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा वाकया हुआ, कमर साहब उन दिनों कोई रात को वाकया हुआ था जिसमें कुछ वजीर भी अंदर हुए थे, कोई डीआईजी हुए थे, कोई बड़ा मामला हुआ था। यह शख्स इतना अपडेट था, अब आप अंदाजा कीजिए, यह रात को 12-1 बजे जब अखबार अपडेट होते थे 12:30 के बाद इंटरनेट पर, ये तकरीबन मुल्क के तमाम अखबारात पढ़ के उसके बाद मुझे लगता है कि सोया करते थे। सुबह 6 बजे मुझे फोन करते हैं, तो मैंने फोन उठाया, खैर हड़बड़ाहट में, मैं तो सोया हुआ था। अजीजम क्या हाल है? मैंने कहा जनाब ठीक, जनाब हुक्म। आज यो क्या हो रहा था? मेरे फरिश्तों को पता नहीं, तो मैं कहूं मैं जर्नलिस्ट हूं। मैंने कहा जनाब क्या हो? बस अब इनको गुस्सा आ गया, तुम कैसे जर्नलिस्ट हो? तुम कहते हो मुझे पता नहीं है, ये रात को इतना बड़ा वाकया हुआ। भाई समाज को ये ठेका नहीं है कि तुम्हें पता है या नहीं है, तुम सोए हुए। मैंने कहा जनाब मैं सोया हुआ था। जो जर्नलिस्ट इस वक्त तक सोया हुआ है उससे समाज क्या तवक्को कर सकता है? समाज को पता है यहां हमारे पास एक साफी है, अगर कोई भी खबर होगी वो तुम्हें फोन करेंगे, और तुम्हारा ये बहाना नहीं चलेगा तुम सोए हुए हो। ये उन्होंने मुझे जाना। उसके बाद मैं उठता हूं तो मैं अखबारात मैंने खंगालने शुरू किए। 9-10 बजे उस वक्त अखबार पहुंचा करते थे। हमारे पास तो नेट नहीं था, इनके पास यूनिवर्सिटी में नेट होता था। तो मुझे पता ये चला कि टेलीग्राफ में या इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी हुई थी। वो खबर एक बहुत बड़ी, यानी टेलीग्राफ कलकत्ता से छपता है। हमारे पूंछ का मसूद चौधरी उस वक्त भी टेलीग्राफ पढ़ के सोया करता था, जिस टेलीग्राफ का बहुत सारे लोगों का नाम भी जो हम मालूम नहीं था उस जमाने के अंदर। मालूम हुई मुझे तमाम चीज। लेकिन उसके बाद मेरा एक मामूल बन गया राणा साहब कि सुबह 4 बजे पहले जागना, पहले अखबारात पढ़ने, अपने आप को अपडेट करना। उसके बाद अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी, तमाम सजदा देकर अगर सोया भी दोबारा सो गया। लेकिन आज तक वो जो है मेरा एक मामूल रहा। कहने का मकसद ये है कि इस किस्म की चीजें थी, उनके साथ हमारी फिर वक्तन फक्तन उनके साथ मुलाकात रहती थी, आते जाते रहते थे। आपने यूनिवर्सिटी के हवाला से बात की, वो अपने वक्त के एक जर्नल भी रहे। अब अभी बात यहां पर हुई थी कि वो अलीगढ़ से आए, और आपको पता है ये अलीगढ़ की तहरीक का नतीजा था, ये सर सईद की तहरीक का नतीजा था। गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट या खुदाबख्श स्कूल का क़याम अमल में लाना। ये कोई यहां की तहरीक नहीं थी, ये अलीगढ़ की तहरीक थी, और उस शख्स ने वो किया। फिर वही बात यहां पर आई कि वक्त के अंदर कुछ हुक्मरान यहां पर आए, उस शख्स के अंदर वो चीजें पहचानी, एंड राइट पर्सन वाज पुट एट द राइट प्लेस। ये एक चीज थी। फिर मुफ्ती साहब ने उनको यूनिवर्सिटी का बॉर्डर वाइस चांसलर बनाया, और वो यूनिवर्सिटी भी फली फूली और बड़े सगीर के अंदर एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो कायम हुई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं मुबारकबाद देता हूं यहां की सिविल सोसाइटी को। मुझे लगता है जावेद साहब या सईद साहब लफ्ज सिविल सोसाइटी
یہ انگریزوں کے زمانے میں شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ لفظ انٹروڈیوس ہوا ہوگا، کیونکہ حکومت اور عام لوگ الگ ہوا کرتے تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں ان کو سیولینز کہا جاتا تھا، اور سول سوسائٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ملازم یا غیر ملازم۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ گائیڈنگ فورس ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں پر آ کر مسعود صاحب کے حوالہ سے ان کی یاد میں یہ مجلس قائم کی، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے مولانا صاحب، ہمارے سماج کی، ہم نے اپنی زندگی میں اپنے لوگوں کو پہچانا نہیں، ان کے پاس بیٹھے نہیں، ان کی تحقیق نہیں کی۔ شاید بہت ساری چیزیں وہ اپنے اندر ہی لے کے گئے، پھر بھی آپ نے یہ کیا ہے یہاں پر، تو ضرورت اس چیز کی ہے۔ البتہ یہ المیہ تو پیغمبر اسلام، پیغمبروں کے ساتھ بھی رہا ہے کہ اپنوں نے ان کو جو ہے جلدی قبول نہیں کیا، ان کے دنیا سے گزرنے کے بعد جو ہے ان کو قبول کیا دنیا نے ان کا جو ہے فالو کیا۔ ہم تو انسان ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی گران شخصیات ہمارے ہاں موجود ہیں، جیسے یہاں پر ذکر ہوا تھا ابھی مولانا غلام قادر صاحب پنچ کے اندر۔ تو سول سوسائٹی سے میں یہ کہوں گا کہ میں آپ سے اپیل کروں گا، اس میں رول ادا کیجیے، ان شخصیات کے پاس ان کی زندگی میں بیٹھ کر ان کو قلم بند کیجیے۔ بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ ان کے اہل خانہ کے اندر شاید اتنے بصیرت والے لوگ نہیں ہوتے کہ وہ ان چیزوں کو ریکارڈ کر سکیں۔ یہاں آتی ہے ذمہ داری پھر سوسائٹی کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، میں یہ امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اس خاندان کے ساتھ جاوید صاحب ہمارا جو تعلق ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت کہ ہم اس رشتے کو نبھائیں گے، اور ہم آپ سے بھی یہ توقع کرتے ہیں، آپ کے خاندان سے، مسعود صاحب کے خاندان سے، کہ اسی حدیث کے مطابق ان کے جہاں جہاں پر بھی تعلق دار ہیں یا ان کا جو مشن ہے، اس مشن کو یہاں پر ہی نہ رکنے دیا جائے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ ان پر بات کرنے کے لیے کافی وقت درکار چاہیے، کافی چیزیں چاہیے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں، سول سوسائٹی میڈر کا یا ان کے اہل خانہ کا، کہ آپ لوگوں نے ہمیں پہچانا اور یاد رکھا کہ مسعود صاحب کے تعلق کے اندر فلاں فلاں جگہ پر، فلاں فلاں جگہ پر ہمارے کچھ لوگ ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہر وقت اس کے لیے تیار ہیں، اپنے پورے ضلع پنچ کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے یا ان کے چاہنے والوں کے لیے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ بہت اچھا، جزاکم اللہ تعالیٰ فاحسن الجزا۔ میں آگے دعوت دوں گا جناب پروفیسر فتح محمد عباسی صاحب کو۔ ایک بات یہ عرض کرتا جاؤں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مسعود صاحب رات کو سارے اخبارات پڑھ کر سوتے تھے، لیکن کچھ مخصوص اوقات میں ہمارا ان سے رابطہ رہتا تھا تو سحری کو بیدار بھی ہوتے تھے۔